गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी और यू कैन से कंपनीज incorporated outside India as per Companies Act 2013। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज को, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। रिसेंटली कुछ और सेक्शंस नोटिफाई हो गए, यानी सेक्शंस 379 टू 383 ये सेक्शंस भी कंपनीज एक्ट 2013 के नोटिफाइड हो गए हैं रिलेटिंग टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो आज हम इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रोविजंस, तो क्या होती है फॉरेन कंपनीज और कौन कौन सी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पर ये प्रोविजंस लगेंगे, ये हमको समझना है। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए 50%। 50% क्या है कि यदि किसी भी फॉरेन कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर इन ए फॉरेन कंपनी, 50% शेयर इज हेल्ड बाय इंडियन कंपनी और इंडियंस प्लस इंडियन कंपनीज, ओके। तो इन तीनों टाइप की जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज पर, इन फॉरेन कंपनीज पर प्रोविजंस लगेंगे। कौन से? इंडिया वाले, सारे इंडिया वाले, जस्ट लाइक एन इंडियन कंपनी, सारे इंडिया वाले प्रोविजंस लग जाएंगे यदि वो कंपनी के अंदर 50% और मोर, 50% और मोर शेयर्स या वोटिंग पावर इज होल्ड बाय इंडियन कंपनीज और इंडियन कंपनी जॉइंटली। ओके, तो ये हमारा कहता है सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि जो भी फॉरेन कंपनी होगी यदि उसके अंदर 50% शेयर होल्डिंग्स होगी, किसकी? इंडियंस की, इंडियंस कंपनीज की या इंडियन एंड इंडियन कंपनीज को मिलाकर, तो उनके ऊपर प्रोविजंस लग जाएंगे फॉरेन कंपनीज पर, जिस तरह सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस इंडियंस कंपनी पर लगते। ठीक है, यहां तक हम लोगों को समझ में आया? यस। अब हम चलते हैं सेक्शन 380 पर। ये क्या कहता है सेक्शन 380? सेक्शन 380 कहता है कि जिस दिन ये कंपनी एक्ट 2000 एप्लीकेबल हुआ, जिस दिन, ठीक है, तो जिस दिन ये कंपनी एक्ट के प्रोविजंस, आपको पता है कुछ तो एप्लीकेबल हो गए थे 12 सितंबर 2000 से, कुछ एप्लीकेबल हो गए थे 1 अप्रैल 2014 से, कुछ अभी होते जा रहे हैं अंडर प्रोसेस। तो ये एक्ट कहता है कि जिस दिन से कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उसके 30 दिन के अंदर, विद इन
30 days, within 30 days, 30 दिन के अंदर जो भी फॉरेन कंपनी है उस फॉरेन कंपनी को क्या करना है, उसको सबमिट करना पड़ेगा अपना कोई भी जो चार्टर है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जिस भी कंट्री के अंदर किसी के अंदर चार्टर, एमओए, एओए या इन व्हाट एवर नेम, इस तरह की चीज, इस तरह जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर होते हैं, इस तरह का कोई भी चार्टर, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम है, तो विद इन 30 डेज ये गवर्नमेंट यानी रजिस्ट्रार को ऑफ कंपनीज को सबमिट करना होगा। साथ ही साथ हर ऐसी कंपनी को अपने एड्रेस कौन कौन से, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो हम ही रजिस्टर्ड है और जो प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, ये एड्रेस देना होगा। साथ ही साथ उसको सबमिट करनी होगी लिस्ट अपने जो भी ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी लिस्ट, डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, उनकी लिस्ट सबमिट करनी होगी। ओके, साथ में एक कम से कम 1 रेजिडेंट इंडियन, उसका कोई ऑफिसर्स होना चाहिए। 1 रेजिडेंट इंडियन का नाम, हु इज ऑथोराइज टू टेक नोटिस, यदि कोई भी ऑथोराइज टू रिसीव लेटर एटसेट्रा, जो भी रेजिडेंट इंडियन है वो कोई भी ऑथोराइज है लेटर रिसीव करने का, ठीक है। उसके अलावा ये तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गए। इसी तरह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, तो फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये भी इन्फॉर्म करना होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन्फॉर्म करना होगा। ओके, और इन जब भी कोई नया बिजनेस खोलेंगे या बंद करेंगे, ठीक है, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जब भी प्रिंसिपल प्लेस कोई नया खोलेंगे या नई जगह से काम शुरू करेंगे, नई ब्रांच खोलेंगे, वो इंफॉर्मेशन करनी होगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक डिक्लेरेशन देनी होगी। क्या डिक्लेरेशन देगी? कोई भी हमारे यहां से कन्विक्टेड नहीं, ठीक है, कि जो भी इसके अंदर ऑफिसर्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरी हैं, no person is convicted in India or no person convicted in India or debarred. ना तो कोई पर्सन कन्विक्टेड है इंडिया में और ना ही
he is debarred from contesting. ओके हालांकि यदि पुराने कंपनी एक्ट के सेक्शन 592 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर यदि नोटिस दी, पहले ही इंफॉर्मेशन ये सब दे दी है, क्योंकि पुराने कंपनी एक्ट के सेक्शन 592 के अंदर भी ये सारे प्रोविजंस थे। अगर उस प्रोविजंस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दी गई है तो जिस दिन से ये एक्ट आया 30 डेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है। ओके अब नेक्स्ट आपका आता है, जिस तरह इंडियन कंपनी है, आपको पता है इंडियन कंपनीज को एवरी ईयर ऑडिट कराना होता है, बैलेंस शीट पी एंड एल सबमिट करना होता है आरओसी को। तो क्या इस केस में भी फॉरेन कंपनी को भी सबमिट करना पड़ेगा? हाँ जी, लेकिन उस फॉरेन अभी हमको क्या करना होता है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि सभी कंपनियों के लिए, सभी इंडियन कंपनी के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर रखना जरूरी है। लेकिन फॉरेन में जनरली कैलेंडर ईयर बहुत सारे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, इसलिए सेक्शन 381 ऑफ न्यू कंपनी एक्ट क्या कह रहा है कि हर एक फॉरेन कंपनी को बैलेंस शीट एंड पी एंड एल आरओसी को फाइल करनी है फॉर ए कैलेंडर ईयर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अदरवाइज इंडियन कंपनी को अब कंपलसरी अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, कंपलसरी 31 मार्च विल बी द क्लोजिंग ईयर। लेकिन इन दिस केस इट हैज बीन, ठीक है, मेड कैलेंडर ईयर, क्योंकि फॉरेन में बहुत सारे कंट्रीज में मेजॉरिटी में कैलेंडर ईयर चलता है, इसलिए यहां कैलेंडर ईयर स्पेसिफाई किया गया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गजट, नोटिफिकेशन किसी भी क्लास को मे एग्जम्प्ट, किसी कंपनी को इस रिक्वायरमेंट से, किसी भी फॉरेन कंपनी को एग्जम्पशन दे सकती है भाई फॉरेन कंपनी को कि आपको, ठीक है। अब हमने आपको जो बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 380 एंड 381 इन दोनों ही में लिखा है कि यदि कंपनी के रिकॉर्ड्स, एड्रेस और ये बैलेंस शीट पी एंड एल, मान लो स्पेनिश कंपनी है, स्पेनिश भाषा में लिखे जाते हैं, हर केस में ये जो शामिल होंगे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करके फाइल करने होंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी भी भाषा के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में। ओके, साथ ही साथ इस डेट को, जिस डेट का कैलेंडर ईयर का, जिस डेट की बैलेंस शीट डेट है, उस डेट की बैलेंस शीट डेट को जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हमको बताने होंगे। क्या बताना होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट सेक्शन कहता है, सेक्शन 382, कि हमें बाहर एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। जो भी कंपनी है, कंपनी का एक बोर्ड लगता है, हाँ जी। तो यहां वो कहता है कि यदि हम बोर्ड लगाएंगे तो जो बोर्ड है, सेक्शन 382 कहता है जो बोर्ड होगा, डिस्प्ले ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी का बोर्ड होगा
ठीक है। ये जहां जहां फॉरेन कंपनी का कोई भी ऑफिस होगा, हर ऑफिस पर, एवरी ऑफिस, हर ऑफिस पे क्या होगा, बोर्ड होगा। बोर्ड में क्या क्या लिखा होगा, बोर्ड में वो कंपनी का, कंट्री का नाम लिखा होगा। फॉरेन कंट्री कौन से कंट्री का है, फॉरेन कंट्री का नाम लिखा होगा। ठीक है। साथ ही लिमिटेड वर्ड लिखा होगा यदि वो लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। साथ ही साथ जितनी कंपनी के लेटर हेड है, इसमें भी कंट्री का नाम और लेटर हेड लिमिटेड वर्ड लिखा जाएगा। और ये लिखा जाएगा किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंडेटरी आपको क्या है, कोई भी कंट्री हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर हेड पर और बोर्ड पर नाम लिखना जरूरी है। ओके। इसके अलावा लास्ट सेक्शन रह गया 383। ये कहता है कि जो 380 के अंदर, सेक्शन 380 में हमने आपको क्या बताया था कि एक पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, को ऑथोराइज किया जाएगा। ऑथोराइज किया जाएगा किसके लिए, टू रिसीव नोटिसेज। ठीक है। तो 380 की 3 कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पर्सन को 380 कहते हैं, इस पर्सन को यदि हमने कोई चिट्ठी भेजी, ये जो चिट्ठी है मान लो हमने इस पर्सन को भेजी, तो ये चिट्ठी की डिलीवरी यदि इस पीआरआई को हो गई, तो ये डिलीवरी आपकी किसको मानी जाएगी, ये डिलीवरी मानी जाएगी कंपनी को। ओके। तो ये हमने आपको बताया प्रोविजन चैप्टर 22 के फॉरेन कंपनी के बारे में। इतने ही प्रोविजंस हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको कुछ आते हैं समझ में। हाँ जी। हाँ जी भाई, सब समझ में आया। यस। तो अब हम और फॉरेन कंपनी के, ये हमने बेसिकली इनिशियल प्रोविजंस बताए। अब हम आपको बताते हैं कुछ फर्दर सेक्शंस फॉरेन कंपनी के बारे में। दैट इज सेक्शंस 385 टू 393। अब आपको समझिए फॉरेन कंपनी के कुछ सेक्शंस हैं 385 टू 393। ये 9 सेक्शंस आपको और पढ़ने, आपका फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। सेक्शन 385 क्या कहता है, ये सेक्शन 385 कहता है कि जिस तरह इंडियन कंपनीज पर फीस प्रेस्क्राइब होती है फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, फॉरेन कंपनी से भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फीस ले सकता है। ठीक है। उसके अलावा
सेक्शन 386 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ द फॉरेन कंपनी ट्रू कॉपी किसको कहेंगे, यानी ट्रू कॉपी या ट्रांसलेशन। जब भी कोई सर्टिफाइड कॉपी वर्ड यूज आएगा तो या तो ट्रू कॉपी प्लस ट्रांसलेशन, इसको सर्टिफाइड कॉपी कहा जाएगा। केवल हमने उसकी फोटो का भी ट्रू कॉपी कर दी किसी डॉक्यूमेंट्स की, मान लो स्पेनिश भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, दैट सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ट्रू कॉपी के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होना जरूरी है, तब ये सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी। इसके अलावा इसमें डेफिनेशन में दिए हुए डायरेक्टर्स। अब हमारे यहाँ डायरेक्टर्स कहे जाते हैं, कहीं कोई और नाम हो सकता है, चांसलर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, अलग अलग एक्ट में कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टर्स की डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है कि फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्टर वो माना जाएगा जिसके इंस्ट्रक्शंस पर, वो इंडियन कंपनी एक्ट में भी है, इसमें भी स्पेसिफिकली लिखा है कि जिसके इंस्ट्रक्शंस पर एम्प्लॉय, स्टाफ और कंपनी के पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं या काम करने के आदी हैं, उन सबको डायरेक्टर्स माना जाएगा। ओके, डायरेक्टर्स किसको माना जाएगा? ठीक है। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से भी काम होता है उसको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस माना जाएगा, चाहे वो डिक्लेयर किया गया हो ना नहीं। क्लियर? अब आ जाइए, क्या फॉरेन कंपनी यदि कोई इंडिया के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फॉरेन कंपनीज पर, ये जो फॉरेन कंपनी है यदि ये कोई सिक्योरिटीज के लिए इशू करने के लिए कोई प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो सेक्शन 387 क्या कहता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आप समझते हैं, जब भी कोई सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसके संग उसकी डिटेल, टर्म्स, सब कुछ दिया जाता है। तो जब भी कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो उसके अंदर डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस होगी, सिग्नेचर होंगे, साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस में उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा की डिटेल्स होंगी, किस एक्ट के अंदर, क्योंकि इंडियन एक्ट के बारे में तो हमको पता है, फॉरेन के किस एक्ट में कि फलाना फलाना कंपनीज एक्ट इतने इतने ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो भी एक्ट होगा, जिस भी कंट्री का होगा, उस एक्ट का मेंशन होगा। ठीक है। उसके बाद में एड्रेस इन इंडिया, ये सारी चीजें होंगी किसमें? इंग्लिश में, इंग्लिश में होंगी। ठीक है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई, डेट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, किस दिन से इंडिया में काम शुरू हुआ, ये भी आपको देना पड़ेगा। ओके।
और इसका जिस तरह हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन होगा विद आरओसी। किसी भी तरह का वेविंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी इज नॉट परमिसिबल। यदि सारे शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, पास कर देते हैं कि भाई ये विदाउट रजिस्ट्रेशन हो जाए, वेविंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके। उसके अलावा जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी फॉरेन कंपनी को जिस तरह इंडियन कंपनी बनाती है उसी हिसाब एक्ट के अनुसार बनाना पड़ेगा। अंडर राइटिंग इज नॉट परमिटेड। फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स का की अंडर राइटिंग नहीं कर सकती। और यानी अंडर राइटिंग के प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले यदि कोई एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टस है या एग्जिस्टिंग टर्म्स हैं, तो वो कंटिन्यू रहेंगी। हाँ जी, तो वो क्या होगी, ये जो टर्म्स हैं, हाँ जी, अगर अंडर राइटिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग यदि कोई प्रोविजंस है, एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टस या एग्जिस्टिंग इशू है पहले से, तो वो टर्म्स कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। पुराना प्रोस्पेक्ट यदि पहले कोई प्रोस्पेक्टस ओल्ड प्रोस्पेक्टस है, पहले प्रोस्पेक्टस है और सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स इशू की जाती हैं, तब भी वो कंटिन्यू होंगी। लेकिन नए के अंदर अंडर राइटिंग वगैरह नहीं हो सकती। ठीक है। इसके अलावा 388 यदि कोई एक्सपर्ट जैसे अकाउंटेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट है, तो उसका जो यदि कोई स्टेटमेंट है तो उसके सिग्नेचर्स ऑथोराइजेशन जरूरी है। यदि किसी एक्सपर्ट का नाम लिया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उसके सिग्नेचर, उसकी रिटन अंडरटेकिंग, रिटन स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। साथ ही साथ 389 के अंदर 389 कहता है रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और यदि इंडियन पब्लिक से पैसा मांगना जाता है तो जो आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के लिए जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होंगी। ओके। जिस सेबी आईसीडीआर की जो गाइडलाइंस हम पढ़ाते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि एडीआर की, जीडीआर की के साथ साथ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, हालांकि अभी तक कोई इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू नहीं हुई है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, यदि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर निकालती है तो उसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, क्योंकि यहाँ के शेयर बाहर नहीं जाएंगे, वो किसी डिपॉजिटरी के पास रख दिए जाएंगे, वहां से केवल चिट्ठी लेटर जाएगा कि इतने शेयर्स आपके ब्याह पर कस्टडी में रखे हुए हैं डिपॉजिटरी के पास,
इसलिए उन सभी शेयर्स को, जो इंडिया के शेयर्स बाहर वाली कंपनी, उसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, और जो इंडियन शेयर्स, इंडियंस बाहर की कंपनी से कोई यानी इंडियन कंपनी कोई मान लो न्यूयॉर्क में या आउटसाइड इंडिया कोई शेयर इशू करती है, तो उसको या तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट करते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, केवल वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट से पैसा ले सकते हैं। लेकिन एडीआर के अंदर एक आम सिटीजन से भी पैसा लिया जा सकता है। ओके, अब मैं कुछ एक दो सेक्शंस और बता के इसको फिनिश करता हूं। सेक्शन 391 कहता है कि जो 34 और 36 के सेक्शंस के जो प्रोविजंस हैं ये फॉरेन कंपनी पर भी लागू होंगे। ये सेक्शन 34 एंड 36 के प्रोविजंस आपने शुरुआत में कंपनी एक्ट में पढ़े होंगे, ठीक है, वो प्रोविजंस भी यहाँ एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 392 क्या कहता है कि यदि कोई भी फॉरेन कंपनी इन लॉज के कंप्लायंस में, जैसे कोई भी वायलेशन करती है तो 1 लाख से 3 लाख रुपए का फाइन प्लस 50,000 रुपीज पर डे और 6 months imprisonment प्लस 25,000 से लेकर 5 लाख तक फाइन हो सकता है। ओके, तो ये जो है आपका फिनिश होता है फॉरेन कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको गवर्नमेंट कंपनी कराएंगे। थैंक यू।